पाकिस्तानियों की ये बदकिस्मती रही है कि उनको तारीख के नाम पर सिर्फ अफसाने पढ़ाए गए हैं। ऐसी कहानियाँ जो किसी देवताओं या परियों के देश से जो है वो आती हैं, और हमारे ऐसे-ऐसे हीरोज़ हमें दिखा के बताए गए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी कबूल की, या कभी जेल नहीं गए, या कभी रेज़िस्टेंस शो नहीं की, और वो हमारे किताबों में आज हीरो हैं। असल हीरो जो यहाँ पे जो इस ज़मीन में पैदा हुए, जो इस ज़मीन की शान थे, जो इस ज़मीन की खातिर सूलियों पे चढ़ गए, ऐसे हीरो जिन्होंने आपकी आज़ादी के लिए, मेरी आज़ादी के लिए, हम सब की आज़ादी के लिए एक ऐसी स्ट्रगल और एक ऐसी तहरीक का आगाज़ किया, जो सिर्फ़ मुज़ाफ़मत की तहरीक थी। हम आज उनका नाम भी नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह की, और ग़ालिबन कल 23 मार्च गुज़र चुकी है और आज 24 मार्च का दिन है। लेकिन 23 मार्च के हवाले से हम यौम पाकिस्तान तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसे कॉज़ के लिए कुर्बानी देने वाले अज़ीम इंसानों को हम जो है वो याद नहीं रखते। ना हमारी तारीख में ऐसे लोगों का ज़िक्र पाया जाता है। इसके ऊपर बात करनी है आपको इस वीलॉग में। 5 से 6 ऐसी चीज़ें बतानी है भगत सिंह की, जो आज तक ना तो किसी मीडिया पे डिस्कस हुई, ना ही किसी चैनल पे डिस्कस हुई, और ना ही किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ना सोशल मीडिया, ना अखबारात के अंदर। जबकि मुझे लगता है कि भगत सिंह एक असल फ्रीडम फाइटर था, जो एक कॉज़ के लिए और खुद के लिए जो है वो लड़ता रहा और सूली पे चढ़ गया सिर्फ 23 साल की उम्र में। कैन यू इमेजिन कि 23 साल की उम्र में यहाँ के बच्चे को शऊर नहीं होता। वो 23 साल की उम्र में आज़ादी के कॉज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए सूली पर चढ़ गया। बेसिकली भगत सिंह की हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। एक किताब है जो कुलदीप यादव ने लिखी है उनके ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अंदर से कुछ चीज़ें रखनी है, जलियांवाला केस है, उसके हवाले से बात करेंगे। तो तारीखी पहलू टटोलने की कोशिश करेंगे, और आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तारीख से भगत सिंह को दोबारा जो है वो एक मुज़ाहमत को, रेजिस्टेंस को याद किया जाए अपने तौर के ऊपर। 23 मार्च 1931 की तारीख, जब भगत सिंह को फांसी लगी लाहौर के शादमाल जेल में, और उस वक्त भी वो पुरसुकून थे, और जेलर का ये कहना था बाद में कि मैंने इतना पुरसुकून इंसान फांसी से पहले कभी किसी को नहीं देखा। वो बैठे किताब पढ़े थे क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक था। उनके साथ 2 साथी उनके और थे, सुखदेव और राजगुरु, जो दोन उनकी उम्र भी ग़ालिबन 23-23 साल थी, और वो सूली पर चढ़ गए भगत सिंह के साथ। ये उस बंदे के तासुरात थे जब वो सूली पर चढ़ा था, और उनका एक ही नारा था कि जो मुज़ाहमत है उसको जारी रखें। मुज़ाहमत को किसी सूरत जो है वो बंद नहीं किया जाए। शायद यही आजकल पाकिस्तान के जो ऐसे तबके हैं जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है, जीबी है, चमन के ऊपर जो है वो मुश्किलात है लोगों के अंदर। तो वो भी यही बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जारी रखें। वो वहाँ आया क्यों था? बेसिकली क्योंकि एक जेपी सुंदर नामी पुलिस ऑफिसर थे, उनको कत्ल करने के और उनकी साजिश का इल्ज़ाम था भगत सिंह और उनके साथियों के ऊपर। इसके अलावा दिल्ली असम्बली में उन्होंने बम फेंके थे, जो कि सिंबॉलिक था सिर्फ़, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा था उससे, ना उनका मकसद था किसी को पहुँचाना नुकसान। वो जो है उसके जुर्म में उनको जेल हुई थी, और फिर बाद में फांसी भी लगा दी गई। वो ये कहते था भगत सिंह कि मैं किसी सवाब के लिए, किसी जन्नत के लिए, या फिर आखिरत में अच्छी उसके लिए, ज़िंदगी के लिए जो है वो सूली पे नहीं चढ़ा। मेरा मकसद ज़िंदगी का एक है, मैं इनकलाब लाना चाहता हूँ, और ये इनकलाब के लिए मैं जो है वो जान दे रहा हूँ। और बेसिकली ये भी माना जाता है कि और कहा जाता है ये, और ये सच भी है कि भगत सिंह खुद एक एथिस्ट थे। वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, किसी हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, किसी को नहीं मानते थे। उनका धर्म सिर्फ़ एक था, आज़ादी। और एक साल में ग़ालिबन 200 से 300 इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन, इतना रैशनलिस्ट पर्सन, इतना सेकुलर पर्सन, जो एक साल के अंदर 200 से 300 किताबें जो है वो बआसानी पढ़ लिया करते थे। अपनी रिवायत से हटकर खुद सोचना उन्होंने शुरू किया। म मज़हब मज़हब और जो माशरे की ज़ंजीर थी उनको तोड़ा, और शायद इसी को इंडिविजुअलिज़्म कहते हैं कि अपने बारे में सबसे पहले इनकलाब लाना है, वो खुद से शुरू होता है। सबसे पहले चेंज जो है, सबसे पहले खुशी लानी है, वो इंडिविजुअलिज्म से, यानी खुद से, इनफरादियत से शुरू होती है। अगर आप खुद को चेंज करेंगे तो आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट्स जो थे वो जो आपके साथ डिस्कस करने में था कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी क्या थी। भगत सिंह सिर्फ एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, जिसमें सबको मुसावी हकूक दिए जाए, एक जैसी सोसाइटी बनाई जाए, जिसमें कंट्रोल जो है वो आम आदमी के पास हो, माशी वसाइल हो या दीगर मादनी वसाइल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक इंसान के पास हो। ये अंग्रेज़ का कॉलोनियल सिस्टम ना चलता रहे कि अंग्रेज़ जो है वो तमाम तरह वसाइल निकाल के ले जाए, जैसे आज बलूचिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तानी इदारे जो है वसाइल निकाल के लेके जा रहे हैं। वैसे नहीं ना हो, वसाइल पे कब्ज़ा आम आदमी का हो, उसको बराबर के हकूक मिले, और सबको बराबर के तराजू में रख के तोला जाए, यानी सोशलिज्म के फॉलोवर थे भगत सिंह। फेमस कोट उनकी, जो दुनिया में फेमस कोट है, जो दुनिया में कोट की जाती है, वो है इनकलाब जिंदाबाद। आखिरी दम तक सिर्फ एक नारा था भगत सिंह का,
वो था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के ऊपर एक किताब लिखी गई है विदाउट फियर द ट्रायल एंड द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह, जो कि कुलदीप यादव ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें लिखी है। उसमें उन्होंने उनकी लाइफ से लेके एंड तक दीगर चीज़ें जो हैं, जहाँ तक मैंने उस किताब को पढ़ा, उसमें उसमें हर चीज़ भगत सिंह की लाइफ से रिलेटेड आपको मिलेगी। वो किताब जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए हर इंसान को, हर रेजिस्टेंस फॉलोअर को, जो मज़ाहमत को पसंद करता है, और मज़ाहमत ही का नाम ज़िंदगी है। कुलदीप यादव ने ये किताब लिखी थी गालिबन, और इसमें सबसे मेन चीज़ उन्होंने बताया कि किस तरह जलियांवाला केस जब हुआ, जलियांवाला इंसिडेंट जब हुआ, जलियांवाला बाग वाला, तो उसके 1919 में, तो उसका इम्पैक्ट भगत सिंह के ऊपर क्या था, भगत सिंह ने क्यों उस उम्र में रेवोल्यूशनरी बनने का सोच लिया। गालिबन भगत सिंह की उस वक्त 11 साल उम्र थी, और अमृतसर जा रहे थे 1919 में, जब जनरल डायर के अहकाम पर फौजियों ने निहत्थे मर्दों, औरतों और बच्चों पर जो है वो फायरिंग की गोलियां बरसा दी। 8वीं जमात में वो थे, तब तालिब इल्म थे 8वीं जमात के। हालाँकि इनमें उनके घर का कोई फ़र्द शामिल नहीं था जो लोग वहाँ मरे थे। वो आम इंसान थे, आम लोगों बच्चे थे, आम मर्द थे। भगत सिंह ने ये देखा कि यार किस तरह जो है वो मुसलमानों यहाँ पे बरे-सगीर के अंदर इंसानों के हकूक जो हैं वो सल्ब कर लिए जाते हैं। तो भगत सिंह फिर उठा, और भगत सिंह ने नारा लगाया इनकलाब का, और पूरी लाइफ़ उनकी, अगर आप ये किताब पढ़ें विदाउट फ़ियर, तो कुलदीप यादव की, तो आपको बड़ी चीज़ें जो है इसमें पता चल जाएँगी। जो उनकी लाइफ़ स्ट्रगल थी जो बुक के अंदर बताई गई है, वो कॉलेज के दिनों में ही नौजवान जो है वो नौजवानों के साथ नौजवान भारत सभा में वो शामिल हो गए थे। यानी कॉलेज के दिनों में उन्होंने रेजिस्टेंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर और चेंज के अंदर जो है हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। फिर काकोरी केस 1927 में साइमन कमीशन को पेश करने तक, बहुत आम वाक़यात का सारा ज़िक्र जो है वो इसके अंदर मौजूद है। 1928 में पुलिस ऑफिसर केस और साजिश केस, जैसे कि मैंने वीलॉग में शुरू में बताया, जो जेपी सुंदर थे उनके कत्ल के, और दिल्ली जो असेंबली थी, पार्लियामेंट थी, उसके अंदर जो बम फेंकने के जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर, उसके ऊपर जो है वो उनको जेल जाना पड़ा। भगत सिंह की क्वालिटीज़ की अगर आप बात कर लेंगे, भगत सिंह के अंदर क्वालिटीज़ क्या थी? भगत सिंह एक लीडर थे, एक स्कॉलर थे, एक रैशनलिस्ट थे, एक नेशनलिस्ट लीडर थे। बेसिकली लाला लाजपत राय को जब मार दिया गया, तो तब भगत सिंह ने, जो कि एक नेशनलिस्ट थे, एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से, तब भगत सिंह ने जो है वो जेपी सुंदर और पुलिस के आईजी के खिलाफ जो थे वहाँ पे आला अफसरान के खिलाफ ये बगावत, अलम बगावत बुलंद किया था। तो बेसिकली वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, उनमें सैक्रिफाइस की क्वालिटी, ब्रेवरी थी। सबसे बड़ी बात जो हर इंसान में, हर रैशनलिस्ट में होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म, कि इंडिविजुअली आप अपने आप को गिरदाने कि आप कहाँ खड़े हैं बेसिकली, तो वो था भगत सिंह। जेल में भूख हड़ताल पे भी रहे वो अपनी साथियों समेत, सिर्फ इस वजह से कि तमाम कैदियों को बराबर का खाना क्यों नहीं मिल रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, किसी सूरत नहीं खाऊंगा। इसके ऊपर इंडियन फिल्में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी ज़मीन सरजमीन जो है लायलपुर, जिसका बाद में नाम तब्दील कर गई, क्योंकि हमें आदत है नाम बदलने की, और अंदर पैकेट बदलने की, और अंदर चीज़ें जो है वो उतनी खस्ता-खाल और बेसुदा होती हैं, बोसीदा होती हैं। तो लायलपुर में वो पैदा हुए। लायलपुर के बाद उनको जो है लायलपुर के ना से ही उन्होंने लाहौर में इब्तदाई तालीम अपनी सारी तमाम हासिल की, और लाहौर में ही शादमान चौक में रसूली जो है वो चढ़ गए। और बहुत से लोग ये करारदाद कानूनी तौर पर भी मौजूद है कि इस जगह का नाम जो है वो भगत सिंह के नाम पे रखा जाए। लेकिन क्योंकि हमें ऐसे हीरोज़ को एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है, हमें आदत है कि हम इन्वेडर्स को जो इस मुल्क में बाहर से आए और जिनकी ज़ुबान भी उर्दू नहीं थी और इस मुल्क पे राइज हो गए, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। हम ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जिनका आपस में इख्तिलाफ था। अगर आप के अज़ीज़ की किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको शायद पाकिस्तान की सही तारीख जो है वो मालूम हो सके, आप अफ़सानों से हट के जो है बात कर सकें। आपको कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान से आगे भी कुछ विज़नरी लीडर्स जो हैं वो नज़र आएँ बरे-सगीर के अंदर, नहीं तो हम इन्हीं चीज़ों में फँसे रहेंगे। के अज़ीज़ अपनी किताब में 4 नाम बड़े कोट करते हैं जो पाकिस्तान की जो कि बरे-सगीर के अंदर आज़ादी के लिए माने जाते थे, जिनमें सर सैयद अहमद खान थे। उनकी अनडाउटेडली जो चीज़ें हैं वो किसी तरह भी झुटलाई नहीं जा सकती कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कैसे-कैसे लोग जो हैं वो आज भी निकल रहे हैं। उसके अलावा फज़लुल हक थे, जिन्होंने रेज़ोल्यूशन ऑफ लाहौर पास की। बेसिकली ये लाहौर की रेज़ोल्यूशन थी, जो जिसको बाद में हमने टेम्पर करके रेज़ोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कर दिया। सईद अमीर थे इसमें, जबकि राजा महमूद थे। सईद अमीर वो थे जिन्होंने जो मुस्लिम लीग थी बरे-सगीर में, उसकी बुनियाद रखी थी, को-फाउंडर्स में से थे उसके। राजा महबूब यंगेस्ट मेंबर थे। तो ये तमाम के तमाम विज़नरी लीडर थे। जबकि माय ब्रदर, अगर आप फातिमा जिरा की किताब पढ़ें, तो आपको उसमें से पता लगेगा कि कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान की तो आपस में बनती ही नहीं थी। सबसे ज़्यादा रेज़िस्टेंस पंजाब से
शो हमेशा से अंग्रेज़ों और दीगर लोगों को रही है सिखों की जानिब से, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने जो है उस माइंडसेट को और उस चीज़ों को जो है वो अडैप्ट कर लिया, लेकिन असल हक़ाइक़ को जो है वो पीछे छोड़ दिया। ज़ियाउल हक़ ने जिस तरह इस कौम का ब्रेन वॉश किया 2 चीज़ों के ऊपर, एक मज़हब के ऊपर, दूसरा जो कौमियत परस्ती के ऊपर, यानी नेशनल करिकुलम के ऊपर इस्लामिक टच के साथ, तो वो आज भी जो है सियासतदान बड़े-बड़े आपको यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। इस वीडियो के आखिर में एक चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली है। बेसिकली जो सीधा-सीधा चीज़ें थी भगत सिंह की लाइफ़ से और भगत सिंह की जो किताब लिखी गई है उनके ऊपर, उसके ऊपर वो आपके साथ शेयर करना मकसद था कम वॉल्यूम के अंदर। 2 किस्म की स्ट्रगल थी उस वक़्त। एक स्ट्रगल महात्मा गांधी की थी जिनको दुनिया में जो है वो माना जाता है। दूसरी स्ट्रगल भगत सिंह जैसे लोगों की थी जिनको रेजिस्टेंस का सिंबल जो है वो आज भी माना जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या था? बेसिकली भगत सिंह ने हथियार तो उठाए लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। उसने अपनी और लोगों की आज़ादी के लिए हथियार उठाए। वो कहता था कि अगर मैं आज़ाद होऊँगा तो ही जाके जो है वो मुआशरा आज़ाद होगा। उसने शऊर को पैदा किया शोर से, धमाकों से, या फिर आप गोलियों की जो आप कह लें गूंज से, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाया। तो शोर से जो है उसने शऊर पैदा किया जो कि उसके इल्म के मुताबिक जो है वो ठीक था। हथियार का सहारा लिया लेकिन किसी को कभी जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाया, ना कभी मकसद था। जबकि गांधी जो दूसरी साइड पे थे उनकी नॉन वायलेंस की स्ट्रगल थी। उन्होंने जगह-जगह दुनिया में जो स्ट्रगल की है, वो नॉन वायलेंस के प्रोटेस्ट किए हैं, तमाम तर अहिंसा को बेसिकली वो सपोर्ट करते थे। और आखिर में जो वालिद थे भगत सिंह के, जिनका नाम किशन सिंह था, और वालदा जो थी वो कौर साहिबा थी, विद्यावती कौर भगत सिंह की वालदा थी। और इनके चाचा और वालिद 1906 में उनकी पैदाइश के दौरान दिनों में जो थे वो एहतजाज करने आबादियाती जो बिल था अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, उनके खिलाफ एहतजाज करने में इनके वालिद और चचा जो थे अपने चचा के बड़े करीब समझे जाते थे। वो भी उस दौरान जब भगत सिंह पैदा हुए तो वो जेल में थे। ये थी ओवरऑल भगत सिंह की लाइफ स्टोरी। जो चीता-चीता चीज़ें जो है मैं आप तक चाहता था कि पहुँचे और हम अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करें। उसी तरह जिस तरह 25 दिसंबर को कायदे-आज़म को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह जिस तरह 23 मार्च को, जो कि एक दिन भी नहीं है, करारदाते लाहौर का, जिसको बाद में रेज़ोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया, वो 24 है। और बात करना इस मकसूद नहीं है इस वीलॉग में सिर्फ़ उसके बारे में। उस हीरोज़ को भी सेलिब्रेट किया जाए जो दुनिया में मज़ाहमत की निशानी इस सरज़मीन की समझे जाते हैं, जिनका नाम है भगत सिंह।